हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम अकाउंट का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो एंट्रेंस से रिलेटेड है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मीन्स जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विनिमय विपत्र। टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका है कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है क्या पार्टनरशिप डीड बनाना कंपल्सरी है या ऑप्शनल है। ठीक, ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बेटा हमें पढ़ने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, मीन्स कहाँ से इसका बर्थ हुआ है। फिर दूसरा जो करंट में हमारा सिनारियो चल रहा है। तो हम आते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। मीन्स आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 11 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, इसके अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहाँ पे बनाए गए हैं। कल को कोई भी मतलब अगर इश्यू होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज की बात करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, देखिए ये आपका क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 में तैयार हुआ। जो ब्रिटिश रूल के टाइम आपका क्या हुआ कि बन के तैयार हुआ है कि एक ऐसा कानून है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का विनिमय विपत्र से रिलेटेड कि जो ब्रिटिश रूल के टाइम बन के तैयार हुआ। इनेक्टेड 9 दिसंबर 1881, कमेंस्ड 1 मार्च 1882। मीन्स ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बन के तैयार हो गया था आपका 9 दिसंबर 1881 को, लेकिन ये प्रैक्टिकल में आया 1 मार्च 1882 को 1882। ठीक, अब इसके और बैकग्राउंड में चलते हैं तो हम देखेंगे कि ड्राफ्टेड इन 1866 बाय थर्ड इंडियन लॉ कमीशन एंड इंट्रोड्यूस्ड इन दिसंबर 1867 इन द काउंसिल एंड इट वाज रेफर्ड टू ए सेलेक्ट कमेटी। देखिए जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारा था, इसकी ड्राफ्टिंग जो हो चुकी थी 1866 में हो चुकी थी, किसके द्वारा, थर्ड इंडियन लॉ कमीशन। उस टाइम लॉ कमीशन जो था कि कानून बनाने वाले कमीशन जो थे उन्होंने क्या किया था, इसको ड्राफ्ट किया 1866 में और इंट्रोड्यूस इन दिसंबर 1867 इन द काउंसिल। मीन्स जैसे हमारा आज के टाइम में सांसद है तो उस टाइम क्या होता था, काउंसिल होता था, तो उस काउंसिल में इसको 1867 में प्रेजेंट किया गया एंड इट वाज रेफर्ड टू ए सेलेक्ट कमेटी। और इसे क्या किया गया कि एक सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। सेलेक्ट कमेटी देखो बेटा आज भी अगर आप देखोगे जब भी सांसद में कोई कानून पारित होना होता है, अगर आप ध्यान से लोकसभा का चैनल देखते होंगे, जब मीन्स हमारा सत्र चलता है लोकसभा का, तो कभी भी कानून जब कोई पारित होना होता है तो जो विपक्ष वाली पार्टी होती है बहुत अपोज करती हैं। और आप जीएसटी के बारे में भी देख सकते हो कि अगर उसके हिस्ट्री को पढ़ोगे तो बार बार क्या होता था, सिलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए। मैं सिलेक्ट कमेटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे मेंबर का ग्रुप होता है जो पक्ष और विपक्ष में, जो सरकार में बैठे लोग हैं प्लस जो सरकार में नहीं है, उन सभी लोगों का एक क्या होता है, कंबाइंड ग्रुप होता है, जो कि उस जो आने वाला कानून है उसमें जो खामियां होती हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल विल पावर नहीं होने की वजह से बहुत से कानून हमारे क्या होते हैं, लेट होने लगते हैं। तो यहाँ पे भी हुआ क्या कि जो बिल आया 1867 में इंट्रोड्यूस किया गया काउंसिल में, उसको क्या किया गया, सिलेक्ट कमेटी के पास रेफर कर दिया गया। फिर द बिल हैड रीड्राफ्टेड इन 1877, मींस 1877 में फिर से इसको क्या किया गया, रीड्राफ्ट पुनः इसको बनाया गया। अगेन क्रिटिसाइज्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट एटसेट्रा, द बिल वाज रिवाइज्ड बाय सेलेक्ट कमेटी। फिर देखिए जब 1877 में जब ये बिल पुनः क्या होता है कि आता है काउंसिल में पारित होने के लिए, फिर से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। और क्रिटिसाइज करने वाले जो लोकल गवर्नमेंट, जैसे आज के टाइम में स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो उस टाइम की लोकल गवर्नमेंट जो थी वो हाई कोर्ट्स, फिर और जो भी मतलब कर सकते हो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने क्या किया कि इसको क्रिटिसाइज किया, इसकी आलोचना की। फिर से बिल क्या हुआ कि सिलेक्ट कमेटी के पास दोबारा भेजना पड़ा। फिर एट लास्ट में क्या होता है कि आपका फिर जब एक बिल आता है 1880 में, फिर से क्या होता है, काउंसिल में अगेन क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। और उस टाइम क्या होता है कि 9 दिसंबर 1881 को क्या होता है, ये पारित कर दिया जाता है, कानून बना दिया जाता है। और प्रैक्टिकल में आपका 1 मार्च 1882 को क्या होता है, लागू हो जाता है।
बात करते हैं कि अगर इसके हम एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखें तो इसमें डेफिनेशन दो पार्ट में बताया गया है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। पहला जो है आपका अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 मींस धारा 13 के अनुसार ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मींस ए प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर। मींस यहाँ पे बोला गया कि विनिमय पत्र या प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है और चेक एक क्या है कि आइदर पेबल टू ऑर्डर या टू बियरर मींस किसी को आदेश के अनुसार पे करना या कि जो उसका बियरर है जिसके पास रहेगा उसको पे किया जाएगा। इन नॉर्मल साइकिल डेफिनेशन दिया है, इसमें बहुत कुछ नहीं, लेकिन फिर सेक्शन 1 आता है इसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो इसमें थोड़ा सा और कह सकते हैं कि इस डेफिनेशन को और ब्रॉड लेवल में करता है। इट इंक्लूड्स लोकल एक्सचेंज सेविंग ऑफ यूजेज रिलेटिंग टू हुंडीज। यहाँ पे बोल रहा है कि अब देखिए इंडिया में क्या था कि अभी चेक वगैरह का कॉन्सेप्ट तो बहुत लेटेस्ट आया है और या पे कर सकते हैं कि हमारे यहाँ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आने से पहले भी बहुत सारी चीजें क्या होती थी एज ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज होती थी। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि लोकल जो हमारे होंगे लोकल लेवल पे चलने वाले कि निगोशिएबल कोई भी ऐसे पत्र जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहे होंगे वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। और हुंडीज आपको भी पता होगा कि जो लोकल लैंग्वेज में क्या होती लिखी जाती है वो इंडिया में चलती है, तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। अब आते हैं करंट में जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात चल रही है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो डेफिनेशन दिया गया यहाँ पे देखो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन दिया गया था, लेकिन अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो ये भी क्या है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के डेफिनेशन है। तो इसको देखते हैं क्या है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एंड अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर directing to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to bearer of the instrument। कहने का मतलब क्या है कि पहली चीज यहां देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग मीन्स लिखित में होता है, ओरल की बात नहीं है। फिर क्या बोला, एंड अनकंडीशनल ऑर्डर्ड मीन्स यहाँ पे बिना शर्त आदेश होता है कि साइंड बाय द मेकर। ये भी पूछा जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कौन मींस विनिमय पत्र को कौन साइन करता है, तो साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, कि क्या कर रहा है कि आपको आदेश दे रहा है कि एक निश्चित धनराशि को पे करने के लिए कि ओनली टू मीन्स या तो उसको या टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन या उसके आदेश के अनुसार किसी निश्चित व्यक्ति को, और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या उस विनिमय विपत्र को जिस भी पर्सन के हाथ में रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एक किसको पेमेंट करना पड़ेगा वो हम अभी बाद में देखते हैं। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए थोड़ा सा, एक क्यों आया। देखिए होता क्या था कि अगर आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन की बात करें, जब उधार परचेज और सेल्स हो रहा है तो ऐसे केस में होता क्या है कि जब हम उधार बेचते हैं या उधार खरीदते हैं तो टाइम गैप होता है। मीन्स अगर हम आज क्या किए हैं कि उधार बेच रहे हैं, एक महीने बाद सामने वाला व्यक्ति हमें पैसा देने की बात कर रहा है, तो उस एक महीने के बीच में हमारे पास क्या होगा, कैश की जो होगी वो कमी हो जाएगी, मीन्स हमारे पास नगद पैसे नहीं रहेंगे। तो वहां पे क्या उस कमी को कैसे हम पूरा करें, ये बात आता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट वहीं से आता है। मीन्स अगर ऐसे हमारे पास 10 कस्टमर आ गए और हम अगर 1-1 लाख रुपए का हम उनको क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि 10 लाख रुपए की क्रेडिट सेल हो जाएगी। और हर कस्टमर को अगर 1-1 महीने का हम टाइम दे रहे हैं तो हम कर सकते हैं कि 10 महीने मीन्स हर महीने हमारे पास क्या होगा 1 लाख रुपीज की कमी रहेगी एज ए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो हमारे बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए नीड्स होती है। तो अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो हमें करना क्या पड़ता है, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रखना पड़ता है, क्योंकि जो हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे पास फंड्स की कमी रहती है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए मीन्स जो हमारे पास 1 महीने के बीच में पैसा नगद में नहीं रहता है, उस कमी को दूर करने के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जन्म होता है, या हम कह सकते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जन्म होता है। इसमें क्या हुआ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कानूनी तौर पे एक तरीके से कर सकते हैं मुद्रा के बराबर ही माना गया।
कि मीन्स जहां पे आपका कैश काम ना करे वहां पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स काम कर सकते हैं, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जैसे हमने बोला कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, फिर आपका प्रॉमिसरी नोट हो गया या चेक हो गया, हुंडीज हो गए, लोकल लेवल पे जो बात होती है, ठीक। तो ये कमी को दूर करने के लिए ऐसे क्या कर सकते हैं कि हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आए कि जो कैश के गैप को मेंटेन कर दे रहे हैं, और ये लीगली तौर पे क्या है कि वैलिड है, मीन्स लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसा नहीं कि इलीगल है। और दूसरी चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, इनका जो मेन होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ, प्रॉमिसरी नोट, मेन यूज एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में होता है। और आज भी हम आपको बताएं दिल्ली में चांदनी चौक है, वहां पे ये चल रहा है। मीन्स आज तो हमारा टाइम बहुत ही ज्यादा मॉडर्न हो गया, आप देख सकते हैं 1881 में आया है, 1881 में, और अब हम पहुंच चुके हैं 2020 में। कितने साल पुराने हो गए हैं ये कॉन्सेप्ट, लेकिन आज भी ये चांदनी चौक में चल रहा है दिल्ली के, जो कि अच्छा खासा बिजनेस का हब है, ठीक। तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आज भी चला रहा है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे एक कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ठीक। आते हैं अब हम यहाँ पे अपने टॉपिक पे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हमारा है, अगर हम उसमें पार्टीज की बात करें, कौन कौन पक्षकार हैं यहाँ पे, तो इसमें बेसिकली हमारे 3 पक्षकार निकलते हैं, 3 पार्टीज निकलती हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, आपके बेसिकली इसमें 3 पार्टीज होती हैं। पूछा जाता है डायरेक्टली कि हाउ मेनी पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो ये आपकी 3 है। फिर यहाँ पे जो अगर हम पार्टीज को अलग अलग बात करें, तो पहली पार्टी आपकी होती है ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन होता है? द पर्सन हु ड्रॉ द बिल, मीन्स वो पर्सन जो बिल को ड्रॉ कर रहा है, या हम इसी को बोल सकते हैं सेलर, कि जो सेल करता है वही तो क्या कर रहा है, इस बिल को लिख रहा है, मीन्स ऑर्डर दे रहा है कि एक निश्चित तिथि पे एक निश्चित व्यक्ति को क्या करेंगे आप, जो भी अमाउंट है उसको पे करने वाले हैं। फिर दूसरा है ड्रॉवी या एक्सेप्टर, मीन्स यहाँ पे हम कर सकते हैं द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। अब ये एक्सेप्ट कैसे करता है? अपना सिग्नेचर करके, और इसी को हम बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में परचेजर। ये हमारा क्या हुआ? परचेजर हुआ। फिर थर्ड आता है पेई, मीन्स पेई कौन होता है? द पर्सन हु रिसीव द अमाउंट of bill on due date। अब ड्यू डेट क्या होता है इसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कि द पर्सन हु रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट, मीन्स वो व्यक्ति जो ड्यू डेट पे क्या कर रहा है, पेमेंट को रिसीव कर रहा है, बिल के अमाउंट को रिसीव कर रहा है, वो पेई है। अब ध्यान दीजिए कि पेई आपका ड्रॉवर भी हो सकता है या कोई अलग व्यक्ति भी हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर ड्रॉवर ने क्या किया, बिल को अपने पास रखा रहा ड्यू डेट पे, तो वही पेई हो जाएगा, और उसी बिल को अगर किसी और व्यक्ति को दे दिया है तो ऐसे केस में पेई वो तीसरा व्यक्ति होने वाला है, ठीक है, जिसके पास बिल रहेगा उस डेट पे। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, कैन ड्रॉवर भी पेई? क्या ड्रॉवर पेई हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन केस क्या है कि जब वो बिल को अपने पास रखा रहे, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। एडवांटेज की बात कर रहा है, मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्या एडवांटेज हैं। तो पहली चीज, हेल्पफुल इन क्रेडिट परचेज एंड सेल्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट के आने की वजह से क्या हुआ कि आप क्रेडिट पे परचेज एंड सेल्स आराम से कर सकते हो, क्योंकि जो मुद्रा की कमी थी, मीन्स जो कैश के बीच में आपको नीड्स होती थी, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के आने की वजह से आपकी उस कमी को पूरी हो जाती है, ठीक। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या कर सकते हो कि आप बैंक से डिस्काउंट भी करा सकते हो। मीन्स अगर आपको कि जैसे बोले कि 3 महीने का बिल है, मीन्स आपने आज सेल किया सामान तो 3 महीने बाद आपके पास पैसा आने वाला है, लेकिन उस बीच में आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय विपत्र है, तो उस विनिमय विपत्र को आप बैंक से ले जाकर डिस्काउंट करा सकते हो। बैंक आपको क्या करेगा, पैसा दे देगा। वो भी कॉन्सेप्ट, इसके अकाउंटिंग हम सीखेंगे कैसे होता है। इंडोर्समेंट पॉसिबल, मीन्स बेचांश को बोलते हैं इंडोर्समेंट को, कि अगर
आप क्या करो कि आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और किसी थर्ड पार्टी को आपको पेमेंट करना है, तो उस पार्टी को आप क्या कर सकते हो, कैश ना देकर बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी दे सकते हो। मींस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू आप उसका पेमेंट कर सकते हो। रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर्स। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर आप क्रेडिट पे सेल करते थे पहले सामान और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन होता था, तो सामने वाले व्यक्ति को बार बार क्या करना पड़ता था, आपको याद दिलाना पड़ता था कि भैया आपको पैसा देना है, भैया आप पैसा दे दीजिए, बार बार हमें क्या करना पड़ता था, मांगना पड़ता था। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट आने की वजह से यहाँ पे जो ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट है, इसके वजह से क्या होता है, एक काम हमारा आसान हो जाता है। मीन्स अब हमें रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं है। अगर क्या होता है, ड्रॉबिटर जो है वो ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या है कि उसके ऊपर पेनाल्टीज लगाए जा सकते हैं, केस लगाए, क्योंकि ये क्या है, लीगल है, लीगल प्रोसेस चल रहा है, तो इससे हम क्या होते हैं, मुक्ति मिल जाती है। फिर सेविंग ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। अब देखिए कि हमने क्या कहा कि एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आपका है कि एज ए कैश काम कर रहा है, मीन्स करेंसी की तरह काम कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो मनी सर्कुलेशन में रहता है, मीन्स प्रचलन में रहती है, उसको भी आप बचा सकते हो। मीन्स अगर आपके पास आज मान लीजिए 1 लाख रुपए है और आपको खरीदना है सामान, और उसी 1 लाख रुपए का और आपको दूसरा भी यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, सामान जाकर उधार खरीद सकते हो और वहां पे एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कराकर साइन एक्सेप्ट कर सकते हो। मीन्स हम क्या करेंगे, आपको 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे और जो आपके पास पैसा है उस पैसे का यूटिलाइज किसी और पर्पज के लिए कर सकते हो। एक चीज है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बहुत माइनर डिफरेंस है। देखते हैं क्या है। अब प्रॉमिसरी नोट हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखे PN। A promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by maker to pay certain sum of money to or to the order of a certain person। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रॉमिसरी नोट भी क्या है कि आपका रिटेन है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। यहाँ पे क्या था कि आपका अनकंडीशनल ऑर्डर था, लेकिन यहाँ पे क्या है तो अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है कि सेल्फ से हम बोल रहे हैं, मीन्स हम खुद से बोल रहे हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो और यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट मीन्स प्रॉमिस की बात कर रहा है कि एक तरीके से वादा कर रहा है क्या कि अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर। ये मेकर कौन हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आप कर सकते हो कि अगर हम बोले कि परचेजर ही आपका मेकर हो जाएगा, सेलर यहाँ पे नहीं होगा। मीन्स एक प्रॉमिसरी नोट जो है एक परचेजर के द्वारा लिखा जाता है, वो खुद से वादा करता है, मीन्स अपने तरफ से ये वादा करके दे रहा है कि हम आपको क्या करेंगे, पे करेंगे सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। मीन्स जो सेलर है उसको या सेलर के द्वारा किसी भी व्यक्ति को, कहे गए व्यक्ति को क्या करेगा, वो पेमेंट कर देगा। मीन्स जो परचेजर है वो अपने तरफ से। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो सेलर है वो खुद कह रहा है कि आप क्या करो, इसे एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करने के बाद कि मुझे या मेरे द्वारा आदेशित किसी व्यक्ति को ड्यू डेट पे आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। प्रॉमिसरी नोट में क्या है कि जो परचेजर है वो खुद कह रहा है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि ड्यू डेट पे आपको या आपके द्वारा आदेशित किसी व्यक्ति को सर्टेन सम ऑफ मनी, जो भी आपका वो पैसा है, वो पेमेंट करने के लिए रेडी हूं। ये बात यहाँ पे आती है। तो अब पार्टीज जो होती हैं, मीन्स अगर हम बात करें प्रॉमिसरी नोट के केस में कौन कौन सी पार्टीज हैं, तो यहाँ पे 2 पार्टीज बेसिकली आती हैं। एक मेकर है, द पर्सन हु प्रॉमिस, मीन्स जो प्रॉमिस कर रहा है, तो आप कह सकते हो परचेजर एक तरीके से। फिर दूसरा है पे, द पर्सन हु गेट्स पेमेंट ऑन ड्यू डेट। तो अब यहाँ पे पे सेलर भी हो सकता है या उसके द्वारा कोई आदेशित व्यक्ति भी हो सकता है। ये है हमारा प्रॉमिसरी नोट का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब हम जब अगली क्लास में मिलेंगे तो जो ऐसा कि बोले ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।